सीन स्टार्ट होता है मिस्टी माउंटेन के जंगलों से, जहां आयशिया जियो के कमांड्स का पालन कर रही थी, शिकार कर रही थी और जियो को इवोल्यूशन पॉइंट्स दे रही थी। पर जैसा सोचा था वैसा हो नहीं रहा था। एक क्रिएचर के मरने से जितना इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलना चाहिए था उतना मिल नहीं रहा था। और इन सब से जियो एक बात समझ जाता है, अगर उसे इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए तो उसे खुद हंटिंग करना पड़ेगा। अपने मिनियंस की हंटिंग से उसे ज्यादा कुछ फायदा होने नहीं वाला है। जियो आयशिया के लिए दूसरा एक काम सोचता है। जियो आयशिया को ब्राह्मणिक होली टेंपल की ओर भेजने की सोचने लगता है। ब्राह्मणिक होली टेंपल 10 अलायंस नेशन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट था और उन सब से इंफॉर्मेशन गैदर करने का ये एक सुनहरा मौका था। आयशिया आराम से अपनी ब्राह्मणिक रिलीजन होली टेंपल लौट सकती थी और जियो का एजेंट बन के वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन जियो के पास ट्रांसफर कर सकती थी। वो शाओलिंग की तरह एक स्पाई बन सकती थी। पर इन सब में एक छोटा सा प्रॉब्लम था। आयशिया फास्ट ट्रांसेंडेंट लेवल की जरूर थी, पर इतनी पावरफुल नहीं थी कि होली टेंपल के आर्मी को कंट्रोल कर सके, वहां अपना दबदबा बना सके। आयशिया को और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना बेहद जरूरी था और स्ट्रॉन्गर कैसे बनाया जाए जियो ये अच्छी तरह से जानता था। जियो आयशिया को फायर स्पिरिचुअल एलिमेंट का एक फूल देता है। ये वही फूल था जो नाइन टेल फॉक्स लेने से मना कर दिया था। इस फायर एलिमेंटल स्पिरिचुअल फूल को खा के आयशिया स्ट्रॉन्गर बन सकती थी, ग्रो हो सकती थी। और अगर आयशिया इस स्पिरिचुअल फूल की पावर को ऑब्जर्व ना कर पाए, अपने आप को ढाल ना पाए, तो मर भी सकती थी। पर रिस्क तो लेना ही था। बिना मेहनत के कहाँ कभी किसी को कुछ मिलने वाला था। जैसे ही आयशिया उस फायर स्पिरिचुअल एलिमेंटल फूल को खाती है, उसकी पावर को ऑब्जर्व करती है, वैसे ही एक फायर पिलर आसमान को छू जाता है और देखते ही देखते आयशिया और ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाती है और कुछ न्यू स्किल्स गेन कर लेती है। अब आयशिया फायर को भी मैनिपुलेट कर सकती थी, फायर को कंट्रोल कर सकती थी। जियो आयशिया की ये डेवलपमेंट से बहुत खुश होता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही आयशिया सेकेंड ट्रांसेंडेंटल लेवल में पहुंच जाएगी, जियो की आर्मी को और ज्यादा पावरफुल बनाएगी। जियो किंग जाओ से भी बहुत खुश होता है, क्योंकि उसी की वजह से ही उसे आयशिया मिली है। जियो किंग जाओ और आयशिया को स्पिरिचुअल एसेंस के पूल की ओर भेज देता है। वहां जाके वहां रेस्ट करके अपने खोए हुए स्पिरिचुअल एनर्जी को रिप्लेनिश करने का कमांड उनको वो दे देता है। मिस्टी माउंटेन में ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जब जियो आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन माइन में जाने की सोच ही रहा था कि उसे भूकंप महसूस होने लगता है। पर वो कोई भूकंप नहीं था, डीमनिक काउ की कल्टीवेशन पूरा होने का, उसके इवोल्यूशन पूरा होने का संदेश था। देखते ही देखते डीमनिक काउ धरती को चीर के बाहर आता है। इस बार की इवोल्यूशन की वजह से डीमनिक काउ पूरी तरह से बदल चुका था। इंसानों की तरह वो दो पैरों पे अब चलने लगा था, एक माइनोटॉर बन गया था। अब वो वाकई एक बुल डीमन बन गया था। बुल डीमन के ऐसे इवोल्यूशन से जियो बहुत खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट के मारे वो बुल डीमन के इवोल्यूशन ट्रेड्स के बारे में जानने की कोशिश करने लगता है। हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि बुल डीमन कल्टीवेशन करते वक्त बस अपने मास्टर के बारे में सोच रहा था, अपने मास्टर के लिए बैटल में काम आने के बारे में सोच रहा था, वेपन यूज करने के बारे में सोच रहा था। और उसी चाह की वजह से डीमनिक काउ बुल डीमन में चेंज हो गया, ह्यूमनॉइड फॉर्म पा लिया। बुल डीमन अब तो सेकंड ट्रांसेंडेंटल ऑर्डर में पहुंच गया होता है और वो अपने मास्टर से एक वेपन मांग रहा होता है, जिसे सुन जियो अपने ब्रांचेस से बुल डीमन के लिए एक वेपन बनाता है। और वो कोई नॉर्मल वेपन नहीं, डिवाइन वेपन होता है, जिसका नाम मैग्मा बैटल एक्स होता है। राइज ऑफ द डीमन बुल के बाद अब टाइम आ चुका था जियो के नॉर्दर्न रीजन में जाने का, स्नोई नॉर्दर्न हाईलैंड्स की गुफाओं में जाने का। इसलिए वो बुल डीमन को मिस्टी माउंटेन का एरिया गार्डियन बना देता है। उसके मौजूदगी में मिस्टी माउंटेन को ध्यान रखने का जिम्मेदारी बुल डीमन को वो सौंप देता है। ऐसे ही बुल डीमन की निगरानी में मिस्टी माउंटेन का दिन बीतता जाता है। 3 दिन बाद आयशिया ब्राह्मणिक रिलीजन टेंपल में लौट जाती है और उसके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फेडरेशन और 10 नेशन अलायंस का समझौता टूट जाता है। ह्यूमन फोर्स बढ़ जाते हैं, एक पावरफुल फोर्स बनने से पहले ही बिखर जाते हैं। जहाँ एक और जियो नाइनटेल फॉक्स के साथ आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन माइन की ओर बढ़ रहा था, सामने आने वाले हर एक बीस्ट को अपने रूट्स के साथ खत्म करते जा रहा था, इवोल्यूशन पॉइंट्स गैदर करते जा रहा था, एक अनस्टॉपेबल जगरनॉट बन गया था। वहीं दूसरी ओर बुल डीमन दूसरे बीस्ट के साथ मिलके मिस्टी माउंटेन की प्रोटेक्शन में लग गया था, अपने मास्टर के हर एक कमांड को निभा रहा था। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और जियो अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाता है, आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन माइन के पास पहुंच जाता है और वहां जियो का स्वागत व्हाइट स्नेक करती है और व्हाइट स्नेक के साथ पैंडा भी होता है। दोनों के दोनों आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन माइन में कल्टीवेशन कर रहे थे, आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन्स को ऑब्जर्व करके अपने आप को डेवलप कर रहे थे और वो डेवलप भी हुए थे। क्योंकि व्हाइट स्नेक को देखते ही जियो समझ जाता है कि व्हाइट स्नेक रिसेंटली स्ट्रॉन्गर बनी है, क्योंकि उसके बॉडी से पावरफुल ऑरा निकल जो रहा होता है। जियो ज्यादा टाइम वेस्ट
नहीं करता और अपने रूट्स को स्टोन माइन के अंदर फैला देता है। आइस एलिमेंटल स्पिरिचुअल स्टोन्स को अब्सॉर्ब करने लगता है। आइस एट्रीब्यूट्स को अपने बॉडी में समाने लगता है। कल्टीवेशन के इस प्रोसेस में वो अकेला नहीं होता। अपने फायर एट्रीब्यूट्स के ब्रांचेस में वो नाइन टेल फॉक्स को कल्टीवेशन करने के लिए बोल देता है और आइस एट्रीब्यूट्स के ब्रांचेस में वो व्हाइट स्नेक और पैंडा को कल्टीवेशन करने के लिए बोल देता है। मतलब चारों के चारों कल्टीवेशन करने लगते हैं और ज्यादा पावरफुल होने के प्रोसेस में लग पड़ते हैं। इस प्रोसेस में दिन बीतते जाते हैं और बर्फीली तूफान की वजह से आसपास के कोस्टल एरिया जम जाते हैं और उसी जमे हुए समंदर में ज़ियू के रूट्स हंटिंग कर रहे होते हैं, मछलियों और दूसरे सी बीस्ट का शिकार कर रहे होते हैं। लगातार कल्टीवेशन की वजह से ज़ियू का स्पिरिचुअल वैल्यू 5.5 मिलियन तक पहुंच चुका होता है। वो धीरे धीरे पावरफुल जो हो रहा होता है और तो और वो कोस्टल एरिया में शिकार करके 4.5 मिलियन इवोल्यूशन पॉइंट्स भी जमा कर चुका होता है। ज़ियू कोस्टल एरिया में जरूर शिकार कर रहा था पर अपने रूट्स को वो समंदर की गहराई में कभी नहीं लिया था, क्योंकि समंदर की गहराई में अनचाहा खतरा मंडरा जो रहा था। क्योंकि काफी सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स जमा हो चुके थे, इसीलिए ज़ियू अपने शाखा रूट्स को 3 लाख इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके इवॉल्व करता है। अपने शाखा रूट्स को भी स्ट्रॉन्गर बनाने लगता है। यूं तो ज़ियू के मेन रूट्स भी बहुत पावरफुल बन चुके थे और अब तो उसकी शाखा रूट्स भी लाइन में आ चुके थे। ज़ियू धीरे धीरे बहुत पावरफुल बन रहा था। शायद किसी न किसी दिन वो गॉड ट्री में जरूर ट्रांसफॉर्म हो सकता था। किसी पता, शायद वो इंसानों जैसा फिगर भी पा सकता था। सीन शिफ्ट होता है मिस्टी माउंटेन में, जहाँ बुल डीमन की निगरानी में कुछ गड़बड़ हो गया। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। वुल्फ कब, ओरोची और बिग ईयर गायब हो गए थे और अपने पीछे वो खून के निशान छोड़ गए थे। वुल्फ कब, बिग ईयर और ओरोची लैंगफैंग के नर्सरी के छोटे छोटे बीस्ट थे और उनमें से सबसे स्पेशल तो ओरोची था, जो फ्यूचर में 8 हेडेड स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो सकता था, एक लीजेंडरी बीस्ट बन सकता था। खून की धब्बों को देखते ही बुल डीमन गुर्राने लगता है, दहाड़ने लगता है और उसके दहाड़ से पूरा मिस्टी माउंटेन गूंजने लगता है। सारे बीस्ट वहाँ जमा होने लगते हैं और खून की स्मेल के बारे में बुल डीमन से पूछने लगते हैं। बुल डीमन सिचुएशन के बारे में सबको समझा देता है और थोड़ा छानबीन के बाद उनको बिग ईयर का अधमरी बॉडी मिलता है। सिचुएशन जितना लग रहा था उससे कहीं ज्यादा क्रिटिकल बन गया था, क्योंकि हवा में एंशिएंट एम्परर एलिगेटर को ह्यूमंस की मौजूदगी का आहट जो मिल गया था। इंसान फिर से मिस्टी माउंटेन में घुस आए थे और छोटे छोटे बीस्ट को अपना शिकार बना के गए थे। जल्द ही और एक वार होने वाला था। जो भी ह्यूमन सिटी इस क्राइम में अपने आप को शामिल किया था वो मिट्टी में मिल जाने वाला था।